जोहार। दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम और भी है राहें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या स्वराज। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम के ज़रिए हम हर हफ्ते एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। उस सब्जेक्ट में क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है जिसमें स्टूडेंट्स अपने करियर को स्टैब्लिश कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है वो ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए है जिनका फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट है। आज के इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल स्टडीज़ के बारे में। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अजय प्रताप यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज़ फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। डॉक्टर यादव, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जोहार जी। तो आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं, आप सबसे पहले उन्हें ये बताएं कि फाइनेंशियल स्टडीज़ क्या है। फाइनेंशियल स्टडीज़ समझाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप फाइनेंस को समझें। जी। फाइनेंस अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस का मतलब पैसा या इंग्लिश में मनी होता है, जिसको हम मैनेज करते हैं। जी। तो फाइनेंस के संदर्भ में जब हम स्टडी करते हैं तो हम पैसे को मैनेज करने की बात करते हैं, या जो उससे संबंधित जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं पैसे से संबंधित, उसके मैनेजमेंट या उसके प्रबंधन की बात करते हैं। जी। अब हम अगर फाइनेंस को और गहन तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके 3 एस्पेक्ट हैं, कह सकते हैं। जी। एक है कॉरपोरेट फाइनेंस, जी। पब्लिक फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस। जी। कॉरपोरेट फाइनेंस जो है वो जो कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेट जगत है, जो औद्योगिक जगत है, जिसमें अलग अलग तरह की कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, मझोली कंपनियां हैं। वो कंपनियां अपने पैसे को या पैसे से संबंधित अपने रिसोर्सेज को वो कैसे मैनेज करती हैं या उनका प्रबंधन कैसे करती हैं। जी। कॉरपोरेट फाइनेंस में हम ये अध्ययन करते हैं या इस चीज़ की स्टडी करते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो मान लीजिए कोई कंपनी अगर अपने पैसे का निवेश करना चाहती है कहीं, या अपने लाभ को वो अपने निवेशकों में बांटना चाहती है, जी। या पैसे को कहाँ से वो एक्सेस करे, या पैसे का प्रबंधन किस जगह से करे, या पैसा कहाँ से ले, क्योंकि आज बाज़ार में अलग अलग तरह के जो है सोर्सेज हैं जहाँ से कंपनियाँ पैसा ले सकती हैं। जी बिल्कुल। तो विभिन्न तरह के सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उन सोर्सेज में से कौन सा स्रोत उस कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, ये कंपनी को सोचना पड़ता है। जी। तो ये भी फाइनेंस में आ जाता है। ठीक है, यानी कि हम चाहे पैसे के निवेश की बात करें, पैसा कहाँ से लेना है हम इसकी बात करें, पैसे से जो धन का लाभ हुआ है उसे कैसे बांटना है निवेशकों में हम इसकी बात करें, जी। या हम कंपनी को बढ़ाने की बात करें, जी। खुद के ब्रांचेस खोल के या किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर करके, उससे संबंधित जितने भी इश्यूज़ हैं ये सारे फाइनेंस में आ जाते हैं। ये है कॉरपोरेट फाइनेंस के विषय में। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो है पब्लिक फाइनेंस। जी। पब्लिक फाइनेंस में हम गवर्नमेंट के जो टैक्स सिस्टम है, जी। गवर्नमेंट का जो खर्चा है, गवर्नमेंट की जो आय है, गवर्नमेंट का जो बजट है, हम उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट डेट को इशू कैसे करता है, जैसे हम भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो कल ही अभी बजट पेश हुआ है। जी बिल्कुल। तो कल के बजट में हमने समझा होगा कि जो बजट पेश हुआ है, अब उस बजट में टैक्स सिस्टम क्या होगा, जीएसटी पे क्या रेट था, हमारा जो पर्सनल टैक्सेशन रेट है वो कैसे रिवाइज हुआ था, जी। अलग अलग तरह के टैक्स सिस्टम वो किस तरह से रिवाइज हुए हैं, और कहाँ कहाँ खर्च करने जा रही है सरकार आने वाले सालों में। तो हमें इसे ये एक संकेत मिलता है कि आने वाले सालों में गवर्नमेंट कितना और कहाँ खर्च करने वाली है, और गवर्नमेंट को कितना पैसा किस स्रोत से मिलने वाला है। जी। तो पब्लिक फाइनेंस में हम इस तरह की स्टडीज़ करते हैं। यानी कि हम पब्लिक फाइनेंस को दूसरे शब्दों में कहें कि कोई भी गवर्नमेंट या सरकार किसी अर्थव्यवस्था के पैसे को या पैसे से संबंधित रिसोर्सेज को कैसे वो मैनेज करती है, वो पब्लिक फाइनेंस में आता है। जी। तीसरा जो है इससे संबंधित, फाइनेंस से संबंधित जो
स्कोप है वो है पर्सनल फाइनेंस का। पर्सनल फाइनेंस किसी कह सकते हैं कि वो एक हाउस होल्ड या इंडिविजुअल से संबंधित होता है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हमारे और आप जैसे लोग जो बचत करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, बजट बनाना चाहते हैं, तो आम बोलचाल की भाषा में जो आम लोग हैं वो अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, पैसे के प्रबंधन के संबंध में उन्हें कितनी जानकारी है और इससे प्रबंधन के संदर्भ में बाकी लोगों से या जो जिन लोगों ने इस तरह के विषयों को पढ़ रखा है उन्हें किस तरह की मदद मिल सकती है, जी, ये पर्सनल फाइनेंस में आता है। तो फाइनेंस एक बहुत विस्तारपूर्ण या बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसमें 3 अलग अलग तरह की कैटेगरीज आती हैं, ब्रॉडली अगर हम कहें तो। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर यादव, अभी आपने बजट के बारे में बात की, तो अगर हम आज के समय के हिसाब से बात करें या फिर हमारा आज का इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल स्टडीज़ पढ़ना ज़रूरी क्यों है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? फाइनेंशियल स्टडीज़, फाइनेंस अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो स्थिति ये है कि ज़्यादातर लोगों को फाइनेंस के संबंध में जितनी जानकारी होनी चाहिए जी, आम लोगों को भी, वो उतनी है नहीं जी। तो इस संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है जी, कि लोग कैसे अपने पैसे को खर्च करें, कहाँ निवेश करें, बजट किस प्रकार से बनाएं। इस संदर्भ में फाइनेंस की जानकारी या वित्त की जानकारी होना ज़रूरी है। जी। दूसरा, वैश्विक परिदृश्य में भारत जिस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम आने वाले सालों में तीसरी अर्थव्यवस्था की तरह ले रहे हैं, 2030 तक ऐसा अनुमान है। जी। तो इस संदर्भ में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो रोल होगा वर्ल्ड इकोनॉमी में, उसको ध्यान में रखते हुए फाइनेंस की जानकारी होना या फाइनेंस सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो भी डेवलपमेंट वो होने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में फाइनेंशियल स्टडीज़ आने वाले सालों में बहुत एक ऐसा क्षेत्र है जो और उभर कर सामने आएगा। जी बिल्कुल। लेकिन वर्तमान समय में ये इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे कि अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें जी। तो 11वीं और 12वीं क्लास के जो छात्र हैं वो स्कूल में जो कॉमर्स विषय जो वो लेते हैं, इसका प्रतिशत मेरे ख्याल से 14-15% के आसपास है। ये कम है साइंस और आर्ट्स के कंपैरिजन में। तो जागरूकता और बढ़ाने की ज़रूरत है जी। और अभी निकट वैश्विक परिदृश्य में जो भी अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता जो बढ़ी है देशों के बीच में जी, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी वित्तीय आदान प्रदान है उन सब को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है किसी भी देश का या कंट्री का, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जी। तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, उसके बारे में अगर जानकारी हो, जागरूकता हो और लोग उसे पढ़ें, लोग उसका अध्ययन करें, तो आने वाले समय में ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ से रोजगारी काफ़ी हद तक जो है उसको बढ़ावा मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो अभी तक हमने बात किया कि फाइनेंशियल स्टडीज़ क्या है और आज के समय में वो पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल है इस सब्जेक्ट में, इस फील्ड में। जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं अगर हम बात करें तो +12 में जो है कॉमर्स स्ट्रीम से बच्चे जो पढ़ते हैं, उसके अलावा बीकॉम है, एमकॉम है, बच्चे जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ICWA, कॉस्ट अकाउंटेंट जिन्हें बोलते हैं, ट्रेडिशनली ये कोर्सेज हैं जो उपलब्ध हैं छात्रों के लिए। इधर अभी हाल फिलहाल फाइनेंस से संबंधित या वित्त से संबंधित दूसरे क्षेत्र हैं जो अभी इमर्जिंग हैं या जो कह रहे हैं उभर के सामने आ रहे हैं। जैसे डिजिटल फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जी, ई कॉमर्स की बात करें, फिनटेक की बात करें जी, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। यानी कि हम ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ अगर इन कोर्सेज को अगर किसी तरह संलग्न कर पाएँ या इनको मर्ज कर पाएँ या
स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन करें कि जो उभरते हुए क्षेत्र हैं उसमें छात्र बाकी विषयों को पढ़ने के साथ साथ इसमें भी स्किल डेवलप कर सकें, तो वो छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके अलावा अगर हम और हाई लेवल पे अगर जाना चाहें तो CFA है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जी, और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ये कुछ ऐसे कोर्स हैं जो ना कि देश में बल्कि विदेशों में भी प्रचलित हैं। तो अगर छात्र इस तरह के कोर्सेज का अध्ययन करते हैं तो भारत के साथ साथ विदेशों में भी उनके लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ स्पेशलाइजेशंस भी इसमें हमें मिलते हैं? स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं, वो इस बात पे निर्भर करता है कि इंस्टीट्यूट किस तरह के स्पेशलाइजेशंस ऑफ़र करता है। जैसे मैं अगर अंडर ग्रेजुएशन की बात करूं जी, तो जनरल BCom भी होता है जहां हम बिना स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। जी, BCom बैंकिंग इंश्योरेंस के साथ भी होता है, BCom इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के साथ भी होता है, जहां हम 5वें 6वें सेमेस्टर में बच्चों को उस तरह के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। उस तरह के सब्जेक्ट्स वहाँ ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। और कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हम अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें जी, तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं। अब जो इनके कोर्सेज हैं वो कुछ कोर्सेज ऑनलाइन भी हैं और कुछ ऑफलाइन भी हैं जो डेडिकेटेड प्लेस पे या कुछ एक स्थानों पे ही होते हैं। जैसे कोलकाता में है, मुंबई में है, उदाहरण के तौर पे जी, ये ऑफ कैंपस प्रोग्राम हैं जो वहीं चलते हैं। तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जो हम कह सकते हैं कि कोर फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस से संबंधित, जहाँ पे वो ट्रेजरी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस एनवायरनमेंट, फॉरेक्स मैनेजमेंट, कमोडिटी मार्केट, इसके बारे में वो अध्ययन करते हैं। जी जी। तो मैं चाहूँगी कि आप हमें इन कोर्सेज का अगर कुछ कोर्स स्ट्रक्चर बता दें या फिर क्या कुछ सब्जेक्ट्स इसमें कवर होता है, कुछ सिलेबस के पैटर्न के बारे में आप हमें अगर बता सकें। जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, जैसे मैं अगर BCom की बात करूं तो यूजुअली अगर 2 साल 3 साल का कोर्स होता है तो 3 साल के दौरान 6 सेमेस्टर्स होते हैं जी। 6 सेमेस्टर्स के दौरान बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर में तो कंपलसरी होता है लगभग, और तीसरे सेमेस्टर से उनको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट के साथ साथ मिलने शुरू हो जाते हैं। अब मैं अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग, पर्सनल टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जिसमें बिजनेस लॉ और कॉरपोरेट लॉ दोनों विषय आ जाते हैं। ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर उनके स्पेशलाइजेशन की बात करें तो अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो उनको स्पेशलाइजेशन ऑफ़र करता है तो एंड के सेमेस्टर्स में उनको फाइनेंस से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड या HR से रिलेटेड या इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड संबंधित विषयों में उनको विशेष जानकारी दी जाती है। जी। तो जो ये सारे कोर्सेज़ है, ये कोर्सेज़ के दौरान स्टूडेंट्स को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो पॉलिश होके इंडस्ट्री में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें? ये जो कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ का स्ट्रक्चर या सिलेबस का कंटेंट वो इस तरह का होता है ताकि स्टूडेंट जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, यानी कि बुनियादी उनको जानकारी होने के अलावा रियल वर्ल्ड में क्या उसके जो है असर पड़ेगा, क्या उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा असल जगत में, इसको हम बताने की कोशिश करते हैं केस स्टडीज़ के थ्रू। जी। जैसे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में अगर हम जाएं तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं उससे संबंधित हम केस स्टडीज़ की जानकारी देते हैं बच्चों को। जो टैक्स प्लानिंग की मैंने बात की अभी, जो पर्सनल टैक्स प्लानिंग है जी, उससे संबंधित हम बुनियादी जानकारी देने के अलावा पर्सनल टैक्स प्लानिंग से संबंधित केस स्टडी की सहायता से हम बच्चों को जानकारी देते हैं, अवगत कराते हैं, ताकि जब वो रियल वर्ल्ड में जाएं तो किसी व्यक्तिगत आदमी की या किसी कॉरपोरेट के या किसी बिजनेस हाउस के कॉरपोरेट टैक्स इश्यूज़ को समझ के उनका निदान करने की क्षमता उन विद्यार्थियों के अंदर हो। जी। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग से संबंधित या ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित अगर कोई इशू है तो उस
इशू को वो कैसे सॉल्व करेंगे या उस समस्या का वो निदान कैसे कर सकते हैं, जिसको हम क्लास में केस स्टडी के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं जी। अगर मैं कोर फाइनेंस से रिलेटेड कहूँ तो जो फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस है, जैसे स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस की मैं बात करता हूँ, तो अगर बच्चे ने स्टॉक मार्केट ऑपरेशन पढ़ा हुआ है, छात्र ने स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस के विषय में पढ़ा हुआ है, तो बाहर निकल के उसे इस बात की जानकारी होगी कि स्टॉक मार्केट कैसे कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, शेयर मार्केट कैसे कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है जी। निवेश कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, निवेश करने से पहले क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको समझना आवश्यक हो जाता है, निवेश के समय किन चीज़ों की सावधानी बरती जाती है जी। निवेश के समय किस तरह की गलतियां नहीं की जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद विद्यार्थी इतना सक्षम हो जाता है कि वह खुद अपने निवेश का प्रबंधन करने के अलावा वो दूसरों को भी उस बारे में वो उसकी सहायता कर सकता है। जी। तो ये जो कॉमर्स और फाइनेंशियल एजुकेशन की जो स्थिति है वो इंडिया में, या फिर हम अपनी झारखंड राज्य के बारे में बात करें तो झारखंड में क्या स्थिति है अभी, और क्या कुछ ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हमारे झारखंड में अवेलेबल है जिसमें स्टूडेंट्स जाके एडमिशन ले सकते हैं इन कोर्सेज़ के लिए, और कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया आप हमें बता सकें या स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर करें? अभी जो अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है रांची में, हम यहाँ बीकॉम, एमकॉम, बीकॉम नहीं माफ़ कीजिएगा, एमकॉम और पीएचडी कोर्स जो वो ऑफ़र करते हैं। इस एकेडमिक ईयर से हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड बीकॉम और एमकॉम वो कोर्स वो शुरू हो रहा है। तो अगर मैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह के कोर्सेज़ ऑफ़र करती हैं, पर्टिकुलरली ट्रेडिशनल कोर्सेज़, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, रांची यूनिवर्सिटी है, कोलान यूनिवर्सिटी है, और जो सिद्धो कानो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी है, धनबाद में है यूनिवर्सिटी, हजारीबाग में यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ट्रेडिशनल कोर्सेज ऑफर करती हैं, जैसे बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी की बात मैंने की जी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं झारखंड में, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, नाम लेना उनका मुश्किल होगा, जैसे मैं कुछ एक का नाम लेना चाहूँ तो ICFI यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह के ट्रेडिशनल कोर्सेज ऑफ़र करती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ISM धनबाद है, रांची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ भी प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, जो MBA फाइनेंस डोमेन में जो बच्चे जाना चाहते हैं वो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अब ये जो संस्थान है, इन संस्थानों का जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो अलग अलग है जी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका एडमिशन क्राइटेरिया वो खुद डिसाइड करते हैं कि किस तरह से एडमिशन लेंगे। हो सकता है कि वो एक एंट्रेंस टेस्ट लें जिसके बेसिस पे वो एडमिशन लेते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, हम अपने यहाँ जो एडमिशन लेते हैं वो CUET के थ्रू लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी होता है और PG लेवल पे भी होता है और PhD लेवल पे भी होता है। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे लें, उनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसके थ्रू वो ले सकते हैं या वो मेरिट बेसिस पे ले सकते हैं। अब अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं जिसके बेसिस पे एडमिशन लिया जा सकता है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वो CAT के थ्रू एडमिशन लेते हैं जी। तो हर संस्थान के अपने अपने एडमिशन क्राइटेरिया। अब ये छात्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता है। उसी तरह से उसी के अकॉर्डिंग उसे अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। उसको एडमिशन IIM लेना है तो CAT की तैयारी करनी पड़ेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में लेना है तो CUET की तैयारी करनी पड़ेगी, स्टेट यूनिवर्सिटी में लेना है तो वहाँ के एडमिशन क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेना है तो वहाँ के एडमिशन क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर यादव, अभी तक हमने बात किया कि फाइनेंशियल स्टडीज़ क्या है और इसमें क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल है और क्या कॉलेजेस भी है जिसको स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि फर्दर करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है जिसमें स्टूडेंट्स अपने करियर को स्टैब्लिश कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर वो पब्लिक सेक्टर में हो। अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं बीकॉम, एमकॉम या PhD, तो बहुत अब ये जो करियर शुरू होता है ये
इस संदर्भ में जो करियर है उस कॉन्टेक्स्ट में जो डिग्री मिलती है वो सर्टिफिकेट से लेके हायर डिग्री तक है। जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, या पीजी है, या पीएचडी है, उसके आधार पे करियर की संभावनाएं बनती हैं। जी ठीक। जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज हैं, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या टैली से रिलेटेड कोर्सेज है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जो 3 से 6 महीने के बीच का होता है। जी डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स है 6 महीने से लेकर 12 महीने तक, जो उसमें और भी अगर गहन अध्ययन करना चाहें तो 2 साल तक के उसमें कोर्सेज हैं। जी तो उस संदर्भ में बच्चों को जो है करियर के ऑप्शंस मिलते हैं। बच्चे डेटा एनालिटिक्स करियर ऑप्शन अपना वो चूज़ कर सकते हैं, या सिंपली वो बीकॉम करके या एमकॉम करके एज एन अकाउंटेंट किसी फर्म में वो एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, या मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या एचआर से रिलेटेड डोमेन में वो जा सकते हैं। वो ये इस बात पे निर्भर करता है कि बीकॉम या एमकॉम के दौरान किस विषय में उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है। जी अगर मैं और हायर स्टडीज़ की बात करूं तो एमकॉम करने के बाद अगर बच्चा टीचिंग लाइन में अगर जाना चाहता है हायर स्टडीज़ में, तो वो यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर सकता है। नेट के बाद विद्यार्थियों के पास ये ऑप्शन होता है कि वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं डिग्री कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। जी जो विद्यार्थी हैं वो पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के बाद भी उनकी एलिजिबिलिटी बनी रहती है, या तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के उसमें अपना जो है वो वहाँ एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं पीएचडी के बाद भी। ये हायर स्टडीज़ की है। लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी जो है वो, मैं ये कहना चाहूँगा कि पेशेंस जो है ज़्यादातर विद्यार्थियों में आज कम रह गया है। तो वो बीकॉम करने के बाद या एमकॉम करने के बाद तुरंत ही वो रोज़गार की तलाश में वो घूमने लगते हैं। जी बिल्कुल। अब जब वो इस तलाश में घूम रहे होते हैं तो उनके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो फिर वही ट्रेडिशनल जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वही बचती हैं। अकाउंटेंट की हैं, मार्केटिंग सर्विसेज की हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हैं। जो एंट्री लेवल के जॉब होते हैं वो वहाँ मिलते हैं, वहाँ उनको मिल जाते हैं। जी अगर ये बच्चा बीकॉम और एमकॉम करने के साथ साथ कुछ स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी पढ़ ले साथ में, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स है, या फिनटेक है, या एचआर एनालिटिक्स है, या स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, डेटा एनालिटिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के कॉन्टेक्स्ट में जो कोर्सेज आते हैं, अगर उसका अध्ययन करें तो जॉब अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम अब चैलेंजेस की अगर बात करें तो इस पूरे सेक्टर में लोग क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? चैलेंजेस जो हैं वो बाज़ार से भी संबंधित हैं और कुछ निजी चैलेंजेस भी हैं, पर्सनल हैं, जो विद्यार्थियों से संबंधित हैं। अब जो बाज़ार से संबंधित जो चैलेंजेस हैं वो बाज़ार की जो मांग है, उन्हें जिस तरह के लोग चाहिए उस तरह के लोग बाज़ार में हैं या नहीं हैं वो निर्भर करता है। जैसे बाज़ार को चाहिए इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, ट्रेजरी मैनेजर, एक्सपर्ट इन डेटा एनालिटिक्स, एक्सपर्ट इन ई कॉमर्स, एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, उनको इस तरह के लोग चाहिए। लेकिन इस तरह के लोग उपलब्ध कितनी संख्या में हैं ये उनके लिए चैलेंजेस हैं। और बाज़ार का स्वरूप जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, वो और कॉम्प्लेक्स हो गया है। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस बढ़ गए हैं। जो टेक्नोलॉजी 6 महीने पहले नहीं है, 6 महीने के बाद वो तुरंत पुरानी हो जाती है। जी। तो अपने आप को अपडेट रखना भी एक चैलेंज है। तो बाज़ार के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाज़ार का जो बदलता स्वरूप है अपने आप में, जो बिज़नेस ऑपरेशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जी। अब इस कॉम्प्लेक्सिटीज़ के चलते जो विद्यार्थी हैं उनको अपने आप को अपडेट रख पाना वो मुश्किल हो जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए कम्युनिकेशन स्किल अपडेट करना, एनालिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर, इंटरपर्सनल स्किल, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मैं कहना चाहूँगा कि उनके अंदर जो सीखने की प्रवृत्ति है वो हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि बाज़ार हमेशा बदल रहा है, बाज़ार में नई नई चुनौतियाँ आ रही हैं। तो उन चुनौतियों से लड़ने के लिए और एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए अगर विद्यार्थी अपडेट नहीं करेगा अपने आप को, तो विद्यार्थियों के लिए वो मुश्किल हो जाएगा।
इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूँगा जी कि अब ये इंटर रिलेटेड है, चेन इफ़ेक्ट कह सकते हैं इसको। हम जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं इसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता एक जो विषय है उसको भी पढ़ाते हैं जी। और ज़्यादातर जो स्टार्टअप होते हैं, जो नए बिजनेस हैं जो शुरू होते हैं, वो उनके फेलियर का एक मुख्य कारण ये है कि वो फाइनेंस से संबंधित जो भी इश्यूज़ हैं उसको सही तरीके से उसका वो प्रबंधन नहीं कर पाते या मैनेज नहीं कर पाते जी। मुख्य तौर पे जो ज़्यादातर स्टार्टअप हैं वो फेल इसीलिए होते हैं अपने इनिशियल फेज़ में। तो अगर कोई विद्यार्थी है, अगर वो उद्यमिता पढ़ रहा है, अगर उसने उस विषय में फाइनेंस में अगर वो विशेषज्ञता हासिल की हो तो, और अगर वो उद्यमी बनना चाहता है, रोज़गार हासिल करने की जगह रोज़गार देने की तरफ बढ़ रहा है लोगों को, तो उस संबंध में उसके जो फेल होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अपने यहाँ हम इस बात पे ध्यान देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते समय कि बच्चा फाइनेंस से रिलेटेड या विद्यार्थी जो है वह फाइनेंस से रिलेटेड या वित्त से रिलेटेड जो भी संबंधित विषय हैं उद्यमिता के संबंध में, उसको बहुत सलीके से और गहन अध्ययन करके उन चीज़ों को समझे, ताकि भविष्य में जब वो एक उद्यमी बने तो उसके फेलियर होने के चांसेस कम हों। जी बिल्कुल। डॉक्टर यादव, आपने बहुत ही सरलता से हमारे दर्शकों को बताया है जो कॉमर्स और फाइनेंशियल स्टडीज़ के पढ़ाई के बारे में, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी जी, आशा है कि जो दर्शक हमें आज देख रहे हैं आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और भी है राहें के तमाम एपिसोड्स हमारे दूरदर्शन झारखंड की यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। मिलते हैं फिर अगले कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। जोहार।